तो जय जवान जय किसान दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और फिर से हम लोग इतिहास का अगला टॉपिक अगला पार्ट यानी कि लेकर के आ गए हैं। क्या है कि वो वैदिक काल है। कौन सा समय? तो वैदिक काल समय है। ठीक है, उस वैदिक काल के बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे तो समझिएगा। इस वैदिक काल की जो शुरुआत होती है यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कितने से 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक होती है, चलती है। यह समझिएगा कि वैदिक काल क्या था। तो देखिए, हम लोगों ने अभी तुरंत ही खत्म किया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद में हम लोगों ने क्या देखे हैं? वेद। वेद के बारे में हम लोग क्या देखे? फिर महाकाव्य। महाकाव्य के बारे में हम लोग क्या देखे? अब देखने जा रहे हैं तो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता जब खत्म हो चुकी थी और जब दूसरी सभ्यता की शुरुआत हुआ था, ठीक है, कुछ जो है बीच में गैप हुआ था थोड़ा सा, 250 250 वर्ष का गैप चला और इसके बाद में शुरू होता है कौन सा? तो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में अगर बात लोग करेंगे तो इस काल में वेदों की रचना किया गया। किसकी? इस काल में वेदों को रचना किया गया, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व यानी बीसी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? बीसी कहते हैं, बिफोर क्रिस्ट, है ना। अब जो है समझिएगा कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जो काल चले उसमें वेदों की रचना किया गया, इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है दोस्तों? वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो वैदिक सभ्यता है ये कैसी सभ्यताएं हैं? तो ग्रामीण सभ्यता थे। और इससे पीछे हम लोग पढ़े हैं कि सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। बात सही है कि नहीं दोस्तों? है ना। अब जो है हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटेंगे। एक हो गया आपको ऋग वैदिक काल, दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। कौन कौन सा? ऋग वैदिक काल दोस्तों और उत्तर वैदिक काल। ये क्या होता है आप समझिएगा। दो खंडों में बांट करके पढ़ते हैं। एक उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 है ना बीसी, यानी इंग्लिश में बीसी कहते हैं, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। देखिए, ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। तो इसका मतलब फिर उत्तर वैदिक काल 1000 से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चलता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, एकदम आराम आराम से समझेंगे। और इतिहास, अभी इतिहास चल रहा है, ठीक है। इतिहास का हमने एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, इतिहास के सारे चैप्टर आपको क्या करेंगे? मिलेंगे पढ़ने को। यानी टॉपिक बाय टॉपिक हम क्या किए हैं? 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट के बीच में, यानी अगर आप चाहें तो 10-10 मिनट करके ही है। इसको आप आराम से देख सकते हैं, मस्त एकदम एकदम शॉर्टली, एकदम जो जो वीवीआई पॉइंट है वो सारे यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप जाकर के देख सकते हैं। रीजनिंग को देखने के लिए रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला। अब क्या है? तो इसी समय यानी कि ऋग वैदिक काल में जो भी जाति का जो बंटवारा था या विभाजन किया जाता था या जाति तय किया जाता था, वो किसके अनुसार? काम के अनुसार। किसके? कार्य के अनुसार क्या करते थे? जाति का विभाजन होता था, बंटवारा होता था काम के अनुसार। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जाति विभाजन जो था, जाति प्रथा, वो काम के अनुसार। जैसे, है ना, जो व्यक्ति जो काम को करता था उसको उसी नाम से बुलाते थे लोग, इसीलिए कहा काम के अनुसार जो है जाति विभाजन किया गया था। आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तब आता है उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल। यह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला था, हम लोग जान चुके हैं। इस समय जाति का जो निर्धारण था, अब समझिएगा, ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण है काम के अनुसार, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो व्यक्ति ऋग वैदिक काल में काम कर रहे थे उसी के वंशज को उत्तर वैदिक काल में उसी जाति से बुलाने लगे लोग। यानी अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि वंश के अनुसार हम लोग क्या कहते हैं? विभाजन, मतलब पहले कर दिया गया। वंश के अनुसार पहले जाति नहीं था, जो जिस काम को करता था उसे उस जाति के नाम से लोग बुलाते थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसके कितने तो 4 वर्ण थे। कौन थे? क्षत्रिय, सॉरी, सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, है ना। सबसे नीचे कौन थे? शूद्र को रखा गया था, सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया था दोस्तों, ठीक है। अब जो है जो पूजा पाठ कराते थे उनको ब्राह्मण कहा गया। जो रक्षा करने का काम करते थे कबीलाओं को, या कबीला कहिए या उस समाज के रक्षा करने का काम करता था, उनको क्षत्रिय कहा गया। छत्र छाया में जो पले बड़े, यानी कि छत्र छाया से ही बना क्या? क्षत्रिय। ये काम के अनुसार था। किसमें? तो ऋग वैदिक काल में काम के अनुसार था। फिर उसके बाद क्या आया? तो अब जो है जो वैश्य, वैश्य किसको कहा गया? तो जो लोग जैसे कि उस क्षेत्र में जो भी खेती बाड़ी होता था, जो भी सामान की उपज होती थी दोस्तों, उसको क्या करते थे लोग? कुछ लोग बेच करके आते थे। तो जो लोग बेचने के लिए और खरीदने के लिए जो काम करते थे उनको कहा गया वैश्य। यानी हम लोग अभी के समय में क्या कह सकते हैं? व्यापारी।
क्या कहते हैं उसको, व्यापारी यानी वैश्य। ठीक है, शूद्र किसको कहा गया, तो जो उस कबीला के देख रेख के लिए, एक तो हो गए पूजा पाठ करने वाले, दूसरे कुछ ग्रुप को बना दिया गया कि आप क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, देह हाथ से जो बलशाली वगैरह ये सब थे, है ना। उसके बाद में क्या किया गया, तो कुछ लोग जो थे वो व्यापार करना शुरू कर दिए, तो उनको वैसे कहा गया। और कुछ लोग थे जो सेवा करते थे, खाना पीना बनाना है, जो क्षत्रिय है या ब्राह्मण है उनकी सेवा करना, या किसी भी व्यक्ति को या अपने ही घर में खाना पीना बनाना हो, चाहे सेवा करना हो, किसी भी प्रकार का देख रेख, यानी जो अंदर की चीजों को देख रेख करते थे, उसी को सेवा कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया, सेवा। और जिन्होंने सेवा कहा किया उनको क्या कहा गया दोस्तों, शूद्र कहा गया। शूद्र का मतलब, क्षुद्र अलग होता है, लोग बोलते हैं क्षुद्र, लेकिन अलग, इसमें छोटा नहीं मानना चाहिए। शूद्र शब्द नाम दिया गया था उनको, सेवा करने वाले को क्या कहा गया, शूद्र। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, जैसे देखिए ब्राह्मण किनको कहा, जो ज्ञान देने का काम किया, जो गुरु को काम किया, उनको ब्राह्मण। अर्थात अगर हम अपनी बात करेंगे, जैसे अगर हम समझ लीजिए, इस तरह समझिए कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, डेट मीन्स क्या कर रहे हैं, शिक्षा दीक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग ऋग वैदिक काल में हम लोग रहते हैं, तो हम क्या कहलाते उस समय, तो ब्राह्मण कहलाते। क्या कहलाते दोस्तों, ब्राह्मण, क्योंकि हमने शिक्षा दीक्षा देने का काम कर रहे हैं। उसके बाद में अगर कोई किसी के ऊपर हमला करता है, उस व्यक्ति को हम अगर सुरक्षित बचा देते हैं, या किसी को ठोकर लगने वाला था हमने उसको बचा लिया, उस समय उस व्यक्ति के लिए हम क्या कहलाए, क्षत्रिय कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों, क्षत्रिय कहलाए। अब समझिएगा हमने क्या किया कि गांव में हमारी जो खेती, जो फसल हुई, उस फसल से हमने क्या किया, उसको उसमें पूंजी लगाए, फसल को उपजाए, उसके बाद में क्या कर दिया, उसको बेचे। उस समय हम व्यापारी बन गए, बेच करके किसी और चीज को खरीदे, तो क्या कहलाएंगे उस समय, हम वैश्य कहलाएंगे। और समझिएगा, जब अगर किसी समय किसी के सेवा हम करने चले जाते हैं, किसी को, या अपने घर में हो या किसी और को हो, थोड़ी देर के लिए अगर हम सेवा करते हैं, जितने देर हम सेवा किसी को करते हैं, है ना, हेल्प करते हैं, हेल्पिंग नेचर जिसको कहते हैं, अगर हेल्प कर रहे हैं, डेट मीन्स उस समय हम क्या बन जाते हैं दोस्तों, तो उस समय शूद्र बन जाते हैं। अर्थात अभी के समय में ऋग वैदिक काल के अनुसार जो पहले जाति का विभाजन हुआ था, उसके अनुसार से एक आदमी कई कई जातियों को जी रहा है दोस्तों। जाति का विभाजन पहले इस तरह से किया गया। उत्तर वैदिक काल में जब आया, तो जो लोग जो काम को कर रहे थे उसको वंश के अनुसार ही छोड़ दिया। जैसे अब मान लीजिए, अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर क्षत्रिय का काम हम करें, किसी को सुरक्षा देने का, तो हमें तलवार भाजना, भाला, फरसा ये सब चलाना हमको सीखना पड़ेगा, तभी तो हम किसी को सुरक्षा दे पाएंगे। क्षत्रिय का वही काम, वो लोग काम था, और भी बहुत सारे काम थे दोस्तों। ठीक है, इस क्रम में क्या हुआ कि अब जब हम करेंगे, तो हमारे आने वाले जो हमारे जो वंश होंगे, वो क्या करेंगे, उस चीज को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, है ना, तो हमारे बेटा ही सीखेगा, तो फिर वो भी क्या बन जाता था, क्षत्रिय। धीरे 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 ऐसे ही ऐसे क्या हो गया, तो वो वंश चलता चला गया, है ना, वो वंश हो गया। इसीलिए क्या, वंश के अनुसार क्या कर दिया गया, इसको निर्धारण किया गया। अगर आप लोग को अगर थोड़ा थोड़ा अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, थोड़ा सा क्या करिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी तुम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अच्छे अगर कंटेंट आपके लिए लाते थे, क्या करिए, इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। ठीक है, तो ये इतिहास का अगला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे हैं, पिछला पार्ट इससे हम लोग देखे हैं तो महाकाव्य, जिसमें हम लोग रामायण और महाभारत देखे थे दोस्तों। अब समझते हैं कि इसी समय लोहा एक धातु था जिसकी खोज हो गया था, जो एक जगह था अतिरंजी खेरी। कहां से, अतिरंजी खेरी जगह से खोज प्राप्त हुआ। फिर हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में के निर्माता जो है आर्य थे। ये जो पूर्व वैदिक सभ्यता थे, इसके निर्माता कौन थे, आर्य। ये आर्य कौन थे, ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे दोस्तों, मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए और इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश, अर्थात 7 नदियों का प्रदेश, जिसे भारत अभी कहा जाता है, उस प्रदेश में इन्होंने बस गए। कौन, आर्य। आर्य जो थे वो संस्कृत के अच्छे जानकार थे, और वही आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत कहलाई। और संस्कृत को उस समय देवों की भाषा कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता, देवों की भाषा। इसीलिए आर्य जो थे अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, और जो मूलतः भारत के निवासी थे उनको संस्कृत नहीं आता था दोस्तों। तो उन्होंने जब संस्कृत को बोलना सीखा धीरे धीरे, तो उतनी अच्छी तरह से नहीं बोल पा रहे थे, तो उनको कहा गया अनार्य। अनार्य का मतलब होता है निम्न, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं एकदम अनारी है। अनारी अर्थ, जो अनारी शब्द जो बना है वो अनार्य से ही बना है। एक्चुअली में वो शब्द क्या था, अनार्य। क्या था, अनार्य। अनार्य का मतलब होता है किसी को कोई भी काम अगर उनको दिया गया, उस काम में क्या हो वो नहीं कर पाए, तो उसको कहते हैं अनार्य है, या अनारी है ना। तो संस्कृत के जो अच्छे जानकार थे उनको उन्होंने श्रेष्ठ कहा, और जो कम जानकार थे, जानकारी नहीं था, उनको अनार्य कहा गया दोस्तों। जहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ, यानी सबसे अपने आप को आर्य श्रेष्ठ क्यों कहते थे, क्योंकि उनको संस्कृत आता था दोस्तों, संस्कृत, है ना। और उस समय संस्कृत की जो है भाषा था संस्कृत, उसको क्या कहा गया था, देवों की भाषा कहा जाता था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब जो है समझना है कि कुछ कुछ जगहों पे, जैसे अब जो आर्य थे उसी में से कुछ कुछ ऋषि मुनि थे जिन्होंने अलग अलग जगहों के आर्यीकरण किए। जैसे दो खंड में दक्षिण भारत होता है, एक उत्तर भारत। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में हम लोग याद रखेंगे उत्तर भारत का आर्यीकरण आर्यीकरण यानी आर्य के जो भी वेशभूषा जो भी वातावरण था उसको प्रचार करने का काम कौन किए थे? गौतम राहुगर। कौन किए थे दोस्तों? गौतम राहुगर किए थे। यानी कि उत्तर भारत में आर्यीकरण करने का काम कौन किए थे? तो गौतम राहुगर, है ना। किनके सहयोग से? राजा विदेह के सहयोग से किए थे। किनके? राजा विदेह के सहयोग से आर्यीकरण किए और वहां से एक जोत लेकर के पटना की ओर यानी बिहार की ओर बढ़ दिए। जब पटना से गंगा नदी को जब पार कर रहे थे, पटना जा रहे थे, तो जोत जो है वो गंगा नदी में बह जाता है और वो गंगा नदी को पार जो भी आर्य लोग थे, है ना, गौतम राहुगर वो उसको पार नहीं कर पाए। अर्थात उन्होंने उसी गंगा नदी से लौट गए और पटना को क्या कहा गया? अछूतों की भूमि कह दिए उन्होंने। हम नहीं कह रहे हैं पटना को अछूतों की भूमि, और समझिएगा हम नहीं कर रहे। कौन कहे थे? गौतम राहुगर, है ना। राजा विदेह के साथ में जब वो चलना शुरू किए थे, गंगा नदी को पार नहीं कर पाए थे, तो पटना को उन्होंने क्या कह दिया था? पटना को अछूतों की भूमि। अर्थात इसी कारण से गंगा नदी जो है पटना में भी बहता है दोस्तों। जितने भी बिहार के लोग होंगे, उत्तरी बिहार के लोग होंगे, उनको पता होगा, है ना। जैसे कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, है ना, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, इस सब के आसपास के जो लोग होंगे उनको पता होगा दोस्तों कि गंगा नदी जो है पटना में भी बहता है, हाजीपुर से भी निकलती है। लेकिन पटना जो है, पटना के किनारे वाले जितने भी गंगा जी हैं उनको वहां से जल नहीं भरा जाता है कहीं भी शिवलिंग पे अर्पण करने के लिए। जैसे मुजफ्फरपुर में एक मंदिर है बाबा गरीबनाथ मंदिर, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु अपने जल लेकर के चढ़ाते हैं। तो वहां पे पटना से क्यों नहीं भरते हैं लोग? हाजीपुर से क्यों नहीं? थोड़ी दूर आगे जा करके सोनपुर पार करके आता है पहलेजा घाट है, वहां से लोग जल भरते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? इसके पीछे भी यही रीजन है कि पटना के किनारे जो गंगा जी है उसको क्या कह दिए थे गौतम राहुगर ने कि ये अछूतों की भूमि है, इसीलिए वहां से गंगा जल नहीं भरा जाता। वहां के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। कहाँ को माना गया? तो उसी से थोड़ा दूर आगे जाइएगा तो पहलेजा है, वहां को माना गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? अगस्त ऋषि ने। कौन किए थे दोस्तों? अगस्त ऋषि ने किए थे। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था दोस्तों? तो अगस्त ऋषि किए थे। और हम लोग समझते हैं ये वैदिक सभ्यता जो है, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 जो है अगले आएंगे। अब समझते हैं एक बात और हम लोग समझते, देखिए ध्यान से यहाँ समझिए, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, यहाँ समझना है, बहुत इंपोर्टेंट बात है। वैदिक सभ्यता में सबसे प्रिय जो पशु था दोस्तों वो गाय था। क्या? गाय को माना गया था सबसे प्रिय पशु। समझिएगा, राजा का जो काम होता था उस गौ की रक्षा करना होता था, जिसको गौविष्टि कहा गया। गाय को जो राजा रक्षा करते थे उस राजा को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और उसको क्या कहा गया? गौविष्टि। अगर उस समय कोई भी गाय को अगर काटता या मारता उसको मृत्यु दंड की सजा था। क्या था? मृत्यु दंड की सजा था दोस्तों, मृत्यु दंड की। अगर गाय को कोई भी काटा या कोई भी मारते थे तो उनको क्या था उस समय? मृत्यु दंड की सजा था उस समय। और राजाओं का क्या, जो गाय की रक्षा करते जो राजा, उनको उस विधि को क्या कहा था? गौविष्टि कहा गया था। फिर जो है एक बार हुआ क्या, तो अभी हम लोग पढ़े कि दो तरह के लोग थे, एक आर्य थे एक अनार्य थे। आर्य जो संस्कृत को अच्छी तरह से जानते थे दोस्तों, अनार्य जो संस्कृत को नहीं जानते थे। दोनों में विवाद हो गया। विवाद हुआ तो यह विवाद होते होते युद्ध दोनों के बीच में हुआ। यह युद्ध का एक रणभूमि तैयार हुआ और युद्ध हुआ। उस युद्ध को हम लोग कहते हैं दशराग्य का युद्ध। क्या कहते हैं दोस्तों? दशराग्य। रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे जो है यह युद्ध हुआ और इस युद्ध को हम लोग दशराग्य युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में दोस्तों आर्य की जीत हो जाता है। अनार्य जो भारत के मूल निवासी थे उसकी हार हो जाती है। आर्य क्या करते हैं दोस्तों? तो आर्य जीत जाते हैं। आर्य क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। इसीलिए भारत देश का नाम आर्य, अपने नाम पे अन आर्यों ने क्या नाम रखा? आर्यव्रत। क्या नाम रख दिया दोस्तों? आर्यव्रत। भारत का एक नाम आर्यव्रत है दोस्तों। ये हम उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे वैदिक सभ्यता आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें आपको टोटल जो है, अभी थोड़ा सा हम अपने आपको बताए हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग उसको जुड़ेंगे। और इसको क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट हिस्ट्री के क्लास में। इसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। जय हिंद दोस्तों।